हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कशन होगा कि जब हम नेपाल में एंटर करते हैं, चाहे वो वाया रोड हो या वाया एयरपोर्ट हो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि हम वहाँ पे किसी नेटवर्क की सिम ले लें और कनेक्टेड हो जाएं। तो बेसिकली जब आप नेपाल में एंटर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे सिम लेने के। एक है नेशनल टेलीकॉम, जो कि नेपाल की गवर्नमेंट की सिम है, और दूसरा है एनसेल। तो चलिए दोनों सिमों पर पूरा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि कौन सी सिम हमें लेनी चाहिए और कौन सी सिम हमें नहीं लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली सिम के बारे में बात करेंगे तो ये है नेपाल टेलीकॉम की सिम। अब नेपाल टेलीकॉम जो है वो नेपाल में बिल्कुल वही किरदार निभाता है जो हमारे देश में बीएसएनएल ने आज से लगभग 15 साल पहले निभाया था। हमारे देश में 15 साल पहले लगभग प्राइवेट प्लेयर कम थे और उस समय पे बीएसएनएल ने ऐसी जगह पर अपनी सर्विसेज दी थी जहाँ पे शायद कोई प्राइवेट प्लेयर इस चक्कर में कि वहाँ पे खर्चा हो जाएगा और इस वजह से उसने वहाँ पे अपने टेलीकॉम टावर नहीं लगाए थे, वहाँ पे भी बीएसएनएल के टावर मिलते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप कर रहा था तो सल्लेरी से लेकर खरीखोला के रीजन के बीच में आपको जो दूसरी सिम नेटवर्क है एनसेल, उसका टावर जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम हो गई थी और बिल्कुल अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मुझे घर कॉल करना था। और घर कॉल करने के लिए मैंने एनसेल की सिम ले रखी थी, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल दूंगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कॉल नहीं कर पाया। और उसी के बाद जो ड्राइवर के साथ एक सवारी बैठी हुई थी उसने मुझे बोला कि आप टेंशन ना लें, आप मेरे मोबाइल से कर लें। मैंने उनसे पूछा कि आपके मोबाइल में कौन सी सिम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मोबाइल में नमस्ते टेलीकॉम की सिम है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिल्कुल जंगल का इलाका, आप देखेंगे सल्लेरी से खरीखोला ये जो वीडियो है ना, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ नहीं था वहाँ पे, और मैंने वहाँ से कॉल किया और एक बारी में विदिन 3 से 4 सेकंड्स में कॉल लग गया था और मेरी अच्छे से घर पे बात हुई। पूरा का पूरा मैंने बताया कि मैं कहाँ पे हूँ और कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो काफ़ी रिलीफ मिला खुद को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, टेलीकॉम नेटवर्क जो है ना, घर से कभी भी कॉल आ सकता है, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि आपको दिन में एक जगह टेलीकॉम नेटवर्क मिल जाए जहाँ पे आप घर वालों को एटलीस्ट बता दें कि सब कुशल मंगल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कॉल चार्जेस तो जो थे, क्योंकि नेपाल में मैंने उनकी सिम से कॉल किया था इंडिया में, तो 7 रुपये नेपाली, और मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने बात की थी लगभग 1 मिनट के आसपास। तो 7 रुपये नेपाली, आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 रुपये नेपाली लगे थे। तो 10 रुपये नेपाली की बात करें तो ये लगभग आपका यही कोई 6-7 रुपये इंडियन उसके हिसाब से हुए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी रीजनेबल रेट है, क्योंकि 1 मिनट के लिए ये ठीक रेट है, क्योंकि मैंने बात अपनी पूरी कर ली थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब एवरेस्ट का पूरा ऊपर तक गया मैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि देखिए एंड में तो बिल्कुल टावर नहीं आएगा किसी भी नेटवर्क का, पर नमस्ते टेलीकॉम जगह है, उसका जो कॉलिंग सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैक्सिमम जगह पे मैंने खुद एनसेल की सिम ले रखी थी, पर एनसेल की सिम जो है वो रास्ते में कहीं नेटवर्क आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नमस्ते टेलीकॉम की सिम लें, पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि नमस्ते टेलीकॉम की सिम जो है उसके रेट थोड़े से अलग हैं और एनसेल के रेट थोड़े से अलग हैं। तो आइए एक बार एनसेल के जो रेट्स हैं उन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि एनसेल के रेट्स किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों, अगर एनसेल के रेट्स की बात करें तो 1 दिन का पैक भी है, 7 दिन का पैक भी है और 28 दिन का पैक भी है। अब 1 दिन का जो पैक है वो तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप 7 दिन का पैक लेना चाहते हैं तो ये 500 रुपीज़ आपके चार्जेस हैं, जिसमें आपको 1 घंटे की लोकल कॉल्स जो हैं वो मिलेंगी। साथ ही साथ आपको डेली 1 GB की यहाँ पे ना लिमिट होती है, तो वो आपको मिलेगी। तो ये बेसिकली आप देखिए 1200 का भी पैक है, 700 का भी पैक है। अब 1200 रुपए के पैक में लगभग 28 GB 28 दिन के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ट्रैक जो है ना, अगर वो 10 दिन से ज़्यादा है तो आप इसी वाले पैक को 28 GB वाले पैक को लेके चलें। और ये 1200 रुपये का पैक है, लगभग इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो लगभग ये 700-750 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसी पैक को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नमस्ते टेलीकॉम की सिम लेना चाहती हैं तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता रहेगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है, मतलब हमारे देश का जो आधार कार्ड है, वो वहाँ पे इजीली चल जाता है। आप आधार कार्ड की लेकिन ओरिजिनल कॉपी लेके जाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल में आपकी फ़ोटो होगी, अगर आप वो उनको दिखाते हो और बोलते हो कि लीजिए ये आधार कार्ड की मैंने सेव करके रखा हुआ अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देंगे और आपको मोबाइल की सिम
देने से मना कर देंगे। वो बोलते हैं कि उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उसी को स्कैन करते हैं, उसी को आगे भेजते हैं और उसी बेसिस पे जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो आपकी सिम को चालू करती हैं। पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो और क्या ऑप्शन है? आपके पास दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट। आप अपना पासपोर्ट जो है वो लेके जा सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको वहाँ पे सिम जो है वो मिल जाएगी। तो याद रखिए, या तो आप आधार कार्ड लेके चलें या तो आप पासपोर्ट लेके चलें। अब पासपोर्ट का फ़ायदा ये है कि आप अगर बॉर्डर से एंट्री कर रहे हैं तो पासपोर्ट के थ्रू आपको देश में भी एंट्री मिल जाएगी और आपको सिम भी मिल जाएगी। अब देश में एंट्री के लिए दूसरा रास्ता है वोटर आईडी कार्ड, पर याद रखिए आधार कार्ड के थ्रू कभी कभी रोक देते हैं और वो पूछताछ काफ़ी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इन दो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपको देश में एंट्री मिलती है और सिम लेने के लिए आधार कार्ड और आपका जो वोटर आईडी आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट जो है, उन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाता है। तो दोस्तों, मैंने नेपाल में एंट्री ली थी सुनौली बॉर्डर के थ्रू और थोड़ी दूरी पर चलने पर ही मुझे मोबाइल की एक शॉप मिल गई थी। वहीं से मैंने एनसेल की ये सिम ली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टूरिस्ट सिम है और इस सिम का चार्ज मुझे पड़ा था 600 रुपये नेपाली। और ये चार्ज मुझे बाद में पता चला कि थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, क्योंकि उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ लगा और मैंने देखा कि 7 दिन की वैलिडिटी के लिए ये इंक्लूडिंग सिम कार्ड प्राइस जो है ये 500 रुपये है और मैंने 600 रुपये के ऊपर दिया था। तो इतना तो मुझे पता चल गया था कि जो शॉपकीपर है उसने मुझसे ज़्यादा लिए थे। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग जब बॉर्डर के थ्रू एंट्री करेंगे तो यही ज़्यादा चांस है कि वो सोचते हैं कि उन्हें आपके देश के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो काठमांडू आके भी सिम ले सकते हैं, पर दिक्कत यही है कि सुनौली से काठमांडू का सफ़र काफ़ी लंबा है और इस दौरान आपकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो मैं अर्ज़ तो आपको यही करूँगा कि आप सुनौली में ही अपनी सिम ले लें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एनसेल सिम की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, काठमांडू में बहुत अच्छी है। और ये सिम भी आपको केवल आधार कार्ड है ना और पासपोर्ट पे मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड पर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जब हम एवरेस्ट बेस कैंप कर रहे होंगे तो जो आपके मोबाइल नेटवर्क हैं, चाहे वो एनसेल हो, चाहे वो आपका दूसरी वाली सिम हो नेशनल टेलीकॉम की, ये सारे नेटवर्क आपका डिंगमोशे के पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो इलाका है फेरीशे, थोकला, लोबुशे, गोरखशेप, ईबीसी, यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप चढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल नेटवर्क ने आपका साथ छोड़ दिया है। अब ऐसे केस में आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कैफ़े हैं, चाहे वो फेरीचे में हो, चाहे वो थोकला में हो, चाहे वो लोबुशे में हो, चाहे वो गोरखशेप में हो, सभी एक सैटेलाइट बेस्ड आपका कार्ड बेचते हैं। ये है एवरेस्ट लिंक का वाईफाई और इसकी सर्विस जो है ये ऑल थ्रू द आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक मिलती है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हो तो आपको इस कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि देखिए, आपको स्क्रैच करना होता है, आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो आईडी और पासवर्ड आप मोबाइल में डालेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे एवरेस्ट लिंक का वाईफाई होगा, है ना, और जैसे ही आप उसकी रेंज में आएंगे वैसे ही आपका वाईफाई जो है, ठीक है ना, वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप जो ये इंटरनेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो ये कार्ड था केवल और केवल अपने लॉज में इस्तेमाल किया था और वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा था, बातचीत घर वालों से हो गई थी। तो एज सच मुझे कोई नीड नहीं थी कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाऊँ या फिर गोरखशेप जाऊँ, खुद को लाइव करूँ, तो ऐसा मुझे कोई फील नहीं आया। तो मैंने तो बस वीडियोस वहाँ पे कैप्चर करी और वो सब आपके सामने प्रेजेंट है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरेस्ट लिंक का ये जो कार्ड है ये आपको 600 रुपीज़ नेपाली का पड़ेगा 1 GB। तो ये लगभग 400 रुपये में 1 GB आपको मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए 10 GB का कार्ड लेना चाहते हैं तो ये 2000 रुपये नेपाली आपको पड़ेगा। तो अगर किसी का मन होता है, मैंने लोगों को देखा है कि गोरखशेप में ये कार्ड काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लोग वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी खूब अच्छे से मैसेज कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को पिक्स अपलोड कर रहे थे। तो मैंने ये होते हुए देखा है। तो आपको गोरखशेप में भी इसी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जो लोग ज़्यादा कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं मेनलैंड से, वो इस कार्ड के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पूरी सिम के बारे में बता दिया है। नेशनल टेलीकॉम, एनसेल, ये आपके सफ़र के दौरान रहेंगे। और अगर आप एंड में भी चाहते हैं सर्विसेज आपको मिले तो उसके लिए आपको एवरेस्ट लिंक का कार्ड लगेगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें जो कि नेपाल में जाना चाहते हैं किसी भी ट्रैक के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एवरेस्ट लिंक का जो कार्ड है ये नेपाल के जो बड़े बड़े ट्रैक्स हैं वहाँ पर भी चलता है।
ठीक है, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों, धन्यवाद।